नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे आज देवेंद्र फडणवीस की होने वाली है ताजपोशी और हर तरफ एक ही नारा है, देवेंद्र भाऊ आला रे। जी हां, इसके साथ साथ खबरें होंगी सोरेन सरकार से भी जुड़ी हुई, जिनका आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है। साथ ही साथ उनका भी कैबिनेट विस्तार के साथ शपथ ग्रहण समारोह है। साथ ही इसके अलावा बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि 1 घंटे के बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। ऐसे में आज कौन कौन से लोकहित और जनहित के मुद्दे जो है वो सूचीबद्ध हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ खेल, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें भी होंगी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की बिग हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में एक नए कोर्ट परिसर का करेंगे उद्घाटन। भुवनेश्वर में ही ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। संसद के दोनों सदनों में आज होंगे कई अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 तो राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का आज से भारत का 2 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक्ट के खिलाफ अदालत में दायर की गई है कई याचिकाएं। एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना और एनसीपी के उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके मद्देनजर मुंबई में तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं और बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे वे पूरा किया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक अदालत परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। बढ़ते आगे न्यूज़ 10 में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी भूटान नरेश से नई दिल्ली में होटल ताज पैलेस में मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाना है। खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने वाला है। रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज दोपहर करीब 12 बजे नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ दिलाई जाएगी। तय फॉर्मूले के अनुसार झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन की घटक भाकपा माले सरकार में शामिल नहीं होगी। गौरतलब है कि 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली थी। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुए थे, जिसके बाद 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में इंडी गठबंधन को 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। झामुमो को 34 जबकि कांग्रेस को 16 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी। वहीं राजद ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की।
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक बुलाया गया है। संतुलित मंत्रिमंडल आपको दिखलाई पड़ेगा। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और एक अबुआ सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। तमाम लोगों प्रतिनिधियों की सरकार बनेगी जिसमें झारखंड के लोगों को लगेगा कि ये अपनी सरकार है। अब खबर दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार जरूर देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 150 से 300 के बीच दर्ज किया गया है। शादीपुर में AQI 259 दर्ज किया गया है। वहीं नेहरू नगर में AQI 246 दर्ज किया गया है। बात करें अगर मुंडका की तो यहाँ 220 AQI आज दर्ज किया गया है। RK पुरम में AQI 204 और चांदनी चौक में AQI 202 दर्ज किया गया है। इंडिया गेट इलाके में AQI 128 तक पहुंच गया है, जिसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है और धुंध की एक परत छाई हुई दिख रही है। लोधी रोड के आसपास AQI 127 दर्ज किया गया है। IMD के अनुसार हवा में धुंध के साथ शहर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ड्रोन के जरिए नौरोजी नगर इलाके से वीडियो ली गई है जो सुबह 7 बजे की है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। वहीं डॉक्टर वायु प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई होने वाली है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रैप 4 पर कोर्ट विचार कर सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने AQI के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि नियमों में स्कूल की ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर छूट जरूर दी गई थी। वहीं ग्रैप 4 के प्रतिबंधों का AQI पर सकारात्मक असर देखने को मिला है, जो कि दिल्ली और आसपास रह रहे लोगों के लिए राहत की बात है। AQI 450 और 500 के स्तर से घटकर आज सुबह नेहरू नगर में 249 दर्ज किया गया है। आज सुबह दिल्ली का यह सबसे अधिक AQI था। हालांकि AQI का यह स्तर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पहले से जरूर बेहतर है। आपको बता दें कि एक अच्छी वायु की गुणवत्ता 0 से 50 के बीच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अन्य मामलों पर भी सुनवाई होनी है। देश के कई हिस्सों में दरगाह और मस्जिद पर दावे को लेकर चल रही अदालती लड़ाइयों के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस एक्ट के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर हैं। इन याचिकाओं में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। 1991 में बना यह कानून कहता है कि देश में धार्मिक स्थलों में वही स्थिति बनाई रखी जाए जो आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को थी। उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जो कि है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कई याचिकाएं उसमें उन्होंने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध हुई है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई फैसलों को चुनौती दी है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक मानने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही विवादित जगह पर सर्वे की इजाजत देने, अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। इसके साथ ही सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने अपने अहम आदेश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वो आरोपी का धर्म देखे बगैर ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। पुलिस इसके लिए औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार न करे। कोर्ट ने राज्यों से कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। PSLV C59 व्हीकल पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन का आज शाम 4 बजे के आसपास प्रक्षेपण किया जाएगा। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग कल होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कल यह प्रक्षेपण नहीं हो पाया। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन IOD मिशन है।
इस मिशन की आपको खास बात बता देते हैं। इस मिशन की खास बात यह है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष के प्रिसीशन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2 उपग्रहों कोरोनोग्राफ और ऑक्यूलेटर के जरिए सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करना है। दोनों सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इस कक्षा में दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी रखने में सक्षम होंगे और एक यूनिट की तरह ही काम करेंगे। प्रोबा 3 के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि कोरोना सूर्य की सतह से अधिक गर्म क्यों है और सौर हवा कैसे तेज होती है। न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबरों की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और आज भी कई अहम विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए पेश किया था। विधेयक के माध्यम से आपको बता देते हैं, रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिल है जो कि गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उच्च सदन की, यानी कि राज्यसभा की। यहाँ आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण और उसके साथ ही संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इससे पहले कल राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बयान दिया था और उच्च सदन में बायलर विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित किया गया था। आज इस विधेयक से जुड़ी जानकारी को लोकसभा के महासचिव लोकसभा में साझा करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम पत्र भी पेश किए जाएंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से चल रहा है और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होने वाली है। ऐसे में लोकहित और जनहित से कई मुद्दे हैं जो आज दोनों ही सदनों में पेश किए जाएंगे और लग रहा है कि गतिरोध खत्म होने के बाद अब सदन की कार्यवाही पटरी पर लौट आई है। ऐसे में रेल संशोधन बिल पर भी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उच्च सदन में भी कई विधेयक जो है आज पेश और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। भावना, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि जो सूचीबद्ध बिजनेस है दोनों सदनों का, उसमें हम जानते हैं कि जो रेल संशोधन विधेयक जिस पर कल विस्तार से चर्चा हुई थी, उस पर आज जवाब होगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का और ये बिल पारित कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जो रेलवे के दक्षता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक होगा। कल हमने देखा था कि एक विधेयक पारित हुआ था और दूसरे विधेयक पर चर्चा पूरी की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो बीते हफ्ते की जो एक तरह से समय की बर्बादी थी, उसकी एक भरपाई दिखाई दे रही है। हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि जमकर कामकाज हो रहा है, न केवल विधायी कामकाज बल्कि शून्यकाल में कई सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। हमने देखा था कि परसों अखिलेश यादव ने संबल का मुद्दा उठाया था, सुदीप बंदोपाध्याय ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा उठाया था। कल बीजेपी की तरफ से तेजस्वी सूर्या ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। कई अन्य सांसदों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो प्रश्नकाल में तो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हो ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ शून्यकाल का भी अच्छा उपयोग हो रहा है। और कल तो लंच भी स्थगित कर दिया गया उस भरपाई के लिए जो बीते हफ्ते सदन नहीं चला था। तो हम विधायी कामकाज में भी खूब प्रगति देख रहे हैं, सांसद अपने मुद्दे भी उठा रहे हैं और प्रश्नकाल में सवालों के जवाब भी हो रहे हैं। तो संसद का जब सत्र चलता है तो उम्मीद यही रहती है कि मुद्दे उठाए जाएं, विधायी कामकाज हो, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करे, सरकार जवाब दे। कल हमने विदेश मंत्री का बयान देखा, उससे पहले परसों लोकसभा में हुआ था, कल राज्यसभा में बयान हुआ। तो ये महत्वपूर्ण संसदीय जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शीतकालीन सत्र के दौरान। अब सत्ता पक्ष के सामने चुनौती ये है कि वो जिन 15 विधेयकों के साथ इस सत्र में वो एजेंडे के साथ आई थी, उसको तेजी से पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, जो फिलहाल 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में होती हुई दिखाई दे रही।
इसके अलावा प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल भी होता है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने अपने सांसद जो है अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण समय होता है और इस पर कौन कौन से मुद्दे छाए रहने की उम्मीद आज जताई जा रही है? शैलेंद्र, देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने लिहाज से मुद्दे उठाते हैं। जो कई युवा सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाना चाहते हैं। कुछ केरल के मुद्दे, उड़ीसा के मुद्दे, या फिर किसी सांसद के संसदीय क्षेत्र विशेष के मुद्दे, वो हम देखते हैं कि शून्यकाल के दौरान उठाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे होते हैं, उनकी एक अपनी रणनीति होती है। तो हमने देखा कि संभल का मुद्दा हो, या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अत्याचार का मुद्दा हो, या फिर कुछ अन्य मुद्दे वो उठाए गए हैं। राज्यसभा में हमने देखा शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, एक नोकझोंक भी देखने को मिली, उन्होंने बाइकआउट भी किया शून्यकाल का। तो इस तरह से कुछ मुद्दे हैं। संसद भवन परिसर में अडानी मुद्दे पर कांग्रेस और उनके कई दलों ने प्रदर्शन कल किया था। 2 दिनों से प्रदर्शन वो हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी और टीएमसी शामिल नहीं हो रही है। उनका कहना है कि उनके अपने मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। तो विपक्ष के बीच एक आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा भी दिखती है कि कौन सरकार पर ज्यादा एक तरह से वो सरकार को घेरेगा, लेकिन उनके मुद्दे अलग है। समाजवादी पार्टी को संभल ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अडानी मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। कल वो किसान के मुद्दे भी उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक तरह से देखें तो विपक्ष की अपनी रणनीति है। अब इस बीच हमने देखा कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाए जाने को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद लगातार बोल रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गई। उसे समझना होगा कि अगर उनके नेताओं का योगदान है तो फिर विपक्ष में तमाम अन्य नेता भी हैं जो बार बार जीत कर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार है। तो हम वो भी एक देख रहे हैं कि संसद सत्र के दौरान इस तरह की बयानबाजी हो रही है। आपस की जो प्रतिस्पर्धा है विपक्ष की वो भी दिखाई दे रही है। तो टीएमसी के अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस कुछ मुद्दों पर विपक्षी दलों का साथ चाहती है, समाजवादी पार्टी उस बीच अपने मुद्दे तलाश रही है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि लोकसभा में 100 साल पुराने बॉयलर एक्ट को कहीं ना कहीं बदलने की भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ आज गृह मंत्री आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक भी कहीं ना कहीं पेश करने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय से जुड़ा ये आपदा प्रबंधन का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें कई ऐसे प्रावधान है जिससे आपदाओं से निपटने में और बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। बॉयलर बिल की अगर बात करें तो जो छोटे और मझोले उद्योग हैं और जो बॉयलर में काम करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, जी शैलेंद्र, तो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का सत्र का दिन भी, क्योंकि आज जब 11 बजे से कार्यवाही होगी तो कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ अहम मुद्दे चर्चा के लिए रखे जाएंगे। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से, जहां डांगडुरू बांध स्थल पर देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यात्रियों को ले जा रहा वाहन के नियंत्रण खोने के कारण गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में लगभग 10 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और खाई से लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नेपाल के जनकपुर में सीताराम विवाह महोत्सव की खुशियां बिखरी हुई हैं। कल 6 तारीख को विवाह पंचमी है और उससे पहले तमाम रस्में निभाते हुए भारत से तीर्थ यात्रियों का एक जत्था जनकपुर पहुंचा और वहां मां सीता को 105 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। विवाह पंचमी उत्सव 7 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वैदिक युग में राजकुमारी सीता और प्रभु श्री राम के विवाह की स्मृति में जनकपुर में सप्ताह भर चलने वाला विवाह पंचमी त्योहार उल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के लिए पूरे नेपाल और भारत से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जनकपुर को प्राचीन मिथिला की राजधानी मां सीता का जन्मस्थान भी माना जाता है। और फ्रांस में इस समय राजनीतिक संकट के बादल छाए हुए हैं। जी हां, फ्रांस में इस समय संकट के बीच राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज देश को संबोधित करेंगे। दरअसल फ्रांस की नेशनल असेंबली में विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए अविश्वास मत को हारने के बाद मिशेल बार्नियर सरकार गिर गई है। फ्रांस में यह राजनीतिक उथल-पुथल ऐसे समय में हो रही है जब देश भारी बजट से उत्पन्न घाटे को नियंत्रित करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि मिशेल बार्नियर की सरकार पिछले 60 से अधिक वर्षों में पहली सरकार है जिसे अविश्वास मत के जरिए सत्ता से हटाया गया है। आकस्मिक चुनाव के बाद हफ्तों तक चली राजनीतिक उथल-पुथल के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सितंबर में ही मिशेल बार्नियर को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिनकी सरकार को विपक्षी दलों के सांसदों ने 3 महीने के भीतर गिरा दिया। अब खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात दी और 5वीं बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया और खिताबी हैट्रिक पूरी की। पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम अविजित रही और बिना कोई मैच गंवाए चैंपियन बनी। मैच के हीरो भारत के अरिजीत सिंह हुंदल रहे। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए 4 गोल दागे। वहीं दिलराज सिंह ने 1 गोल दागा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी बहुत ही रोमांचक होती जा रही है। डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 8वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। 8 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4-4 अंक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। मलेशिया में चल रहे 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बैडमिंटन के पुरुष एकल में अभिनव ने रजत पदक जीता है। वहीं प्रतियोगिता का कांस्य पदक पीयूष के नाम रहा। इसके अलावा महिला एकल के जर्लिन ने कांस्य पदक हासिल किया है, जबकि मिश्रित वर्ग में अभिनव और जर्लिन की जोड़ी ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। इसके अलावा एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के एथलेटिक्स में सुल्तान ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही जसपाल सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शॉट पुट में रजत पदक जीता। और वेव्स एंटरटेनमेंट की न्यू लहर। जी हां, देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।